जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, यूपीपी की जो कांस्टेबल भर्ती है, उत्तर प्रदेश एसआई की भर्ती या आरपीएफ की जो भर्ती अभी आई है, या आपका कोई भी एग्ज़ाम जो आप देने वाले हों, सबको मैंने ध्यान में रखते हुए स्टैटिक जीके की जो मॉक टेस्ट श्रृंखला शुरू की है, उसी क्रम में एक और मॉक टेस्ट मैं लेके आया हूं। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे से अपना अध्ययन कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई को पर्याप्त समय दे रहे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप हमेशा संघर्षरत रहे होंगे। तो इन्हीं सब उम्मीदों के साथ कि आने वाला समय आपका हो, आने वाला जो एग्ज़ाम हो उसमें आप अच्छे मार्क्स लेके आएँ। तो इन सब उम्मीदों को लेके मैं आज का मॉक टेस्ट शुरू करता हूं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर एक रिपीट क्वेश्चन जो प्रीवियस क्लास का है। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला किसके द्वारा लिखा गया जो 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना? दोस्तों, आपके ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, मधुसूदन दत्त, नरसिंह मेहता और बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आमार सोनार बांग्ला ये बांग्ला भाषा में लिखा गया है और इसको लिखने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें गुरुदेव की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने, कवि गुरु या विश्व गुरु भी इनको कहा जाता है। तो इन्होंने लिखा था आमार सोनार बांग्ला जो 1971 में भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना था। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो बांग्लादेश है ये कब स्वतंत्र हुआ? तो 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान से अलग हुआ था। पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पहले बांग्लादेश को जाना जाता था, ये आप याद रखिएगा। बांग्लादेश की जो करेंसी है वो है टका और यहाँ की राजधानी है ढाका। ढाका राजधानी का नाम है, मुद्रा का नाम है टका। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है, आप याद रखिएगा। और बांग्लादेश जो है ना, भारत की सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होती है, लगभग कितनी? 4096 किलोमीटर। तो ये बांग्लादेश के साथ होती है और बांग्लादेश के बॉर्डर पर बीएसएफ कार्य करती है। बीएसएफ बोले तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये आप याद रखिएगा। तो आमार सोनार बांग्ला किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक और रिपीट क्वेश्चन प्रीवियस क्लास का। क्या कहा गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत किसी राज्य की विधानसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अनुच्छेद 170 के तहत अगर किसी राज्य में मैक्सिमम सीटों की बात करें तो वो कितनी हो सकती है? तो आपके ऑप्शन है 400, 550, 500 या 250। सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन सी, 500 हो सकती है मैक्सिमम और न्यूनतम कितनी हो सकती है? 60। तो विधानसभा में न्यूनतम सीटों की संख्या अपवाद को छोड़ के, एक्सेप्शन केस को छोड़ के 60 हो सकती है और अधिकतम 500 हो सकती है। आर्टिकल 170 में ऐसा प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, क्या आपको पता है कि विधानसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। तो याद रखिएगा माय डियर धनिया, 25 वर्ष विधानसभा सीट मतलब विधानसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु होती है। आपसे पूछा गया था कि विधानसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो कितनी हो सकती है? 500 हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न, एक और रिपीट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्या कहा गया है? जीएसटी की टैक्स स्लैब में कौन सा शामिल नहीं है? दोस्तों, भारत में जो जीएसटी मॉडल है वो कनाडा के जीएसटी मॉडल पर आधारित है और भारत में जो जीएसटी की टैक्स स्लैब है वो 0% है, 5% है, 12% आता है, 18% आता है और एक लास्ट लिमिट है इसकी 28%। तो ये जीएसटी की 5 टैक्स स्लैब है भारत में। तो कौन सा नहीं है इसमें? 30, 5, 12 या 18%। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 30% जीएसटी की टैक्स स्लैब में नहीं आता। भारत में जो जीएसटी की टैक्स स्लैब है वो 0% जीएसटी, 5% जीएसटी, 12% जीएसटी और 18% तथा 28% जीएसटी। तो ये आप याद रखिएगा। अच्छा, क्या आपको पता है कि जीएसटी परिषद का गठन कौन से आर्टिकल के तहत किया गया है? जीएसटी परिषद जो भारत में बनी है वो आर्टिकल 279A के तहत बनी है और जीएसटी परिषद का जो गठन करता है वो भारत का राष्ट्रपति करता है और जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस मतलब भारत का वित्त मंत्री जो होता है वो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। और जीएसटी परिषद में टोटल कितने मेंबर हैं? 33 मेंबर होते हैं, याद रखिएगा। तो जीएसटी की टैक्स स्लैब में 30% कोई भी टैक्स स्लैब नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, एक और प्रश्न, एक और रिपीट क्वेश्चन लास्ट क्लास का। किस वर्ष अवध रियासत को डलहौजी द्वारा कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया था? लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कैप्चर किया था और इस पर कुशासन का आरोप लगाया गया था।
कब किया गया था? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, 1856 में अवध को कैप्चर किया गया था। ठीक है दोस्तों, और उस समय अवध के जो नवाब थे वो कौन थे? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह ये अवध के अंतिम नवाब भी माने जाते हैं। ठुमरी के लिए ये बहुत जाने जाते हैं। वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब, और इन्हीं के शासनकाल के दौरान अवध पर कुशासन का आरोप लगा और डलहौजी ने इसको, जो अवध रियासत थी, उसको क्या कर लिया? अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। डलहौजी भारत में रेलवे का जनक भी कहा जाता है। इसी के टाइम में 1853 में भारत में पहली जो ट्रेन थी 1653 में, 16 अप्रैल 1853 को चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में। तो ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा। अवध रियासत के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह, और इन्हीं की पत्नी कौन थी? बेगम हजरत महल। याद रखिएगा 1856 में इसको कैप्चर किया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न, यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा है। दोस्तों एक और रिपीट प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम यूके, इसकी मुद्रा क्रोन, पाउंड स्टर्लिंग, यूरो या डॉलर? सही जवाब ऑप्शन सी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, पाउंड स्टर्लिंग। यूनाइटेड किंगडम की करेंसी का नाम है पाउंड स्टर्लिंग। अच्छा दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो इसमें कौन कौन से देश आते हैं? इंग्लैंड इसमें शामिल है। इंग्लैंड के अतिरिक्त वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, मतलब यूनाइटेड किंगडम जिसको कहा जाता है वो 4 देशों का एक ग्रुप है, जिसमें इंग्लैंड शामिल है, वेल्स शामिल है, स्कॉटलैंड शामिल है और उत्तरी आयरलैंड शामिल है। तो यूनाइटेड किंगडम में ये 4 देश आते हैं। अच्छा, ब्रिटेन में और यूनाइटेड किंगडम में क्या अंतर है? देखो, इन 3 देशों को आप ले लीजिए तो ये ब्रिटेन कहलाता है, जिसमें इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड है। इसमें आप नॉर्दर्न आयरलैंड को शामिल कर दें, उत्तरी आयरलैंड को, तो ये यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। तो आप याद रखना, ब्रिटेन में 3 देश और यूके में 4 देश होते हैं। क्लियर? आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पर, एक और रिपीट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? एक और लोल क्वेश्चन जो आलिया भट्ट भी बताती है। तो ये कोई क्या होगा? सही जवाब आपका ऑप्शन सी, 35 वर्ष। 35 वर्ष राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु है, ये आप याद रखना है। क्या आपको पता है कि राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से राज्यपाल का पद लिया गया है। चलिए कमेंट में क्वेश्चन लिख के बताइए, उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? महिला या पुरुष जो भी बने हो। यूपी के पहले राज्यपाल कौन थे, ये आप बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक और रिपीट प्रश्न, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? दोस्तों भारतीय जनता पार्टी कब बनी थी? आपके ऑप्शन है 14 अप्रैल 1984, 6 अप्रैल 1980, 6 मार्च 1980 या 1 जनवरी 1951। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है 6 अप्रैल 1980। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई, ये आप याद रखना। अच्छा, बीएसपी की स्थापना कब की गई थी? तो बीएसपी बनी थी 14 अप्रैल 1984, मायावती जिसकी राष्ट्रीय प्रमुख है, ये आप याद रखना। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जो थी इसकी पूर्ववर्ती पार्टी कौन सी थी? तो आप याद रखना, देखो 1951 में बनी जनसंघ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा जनसंघ की स्थापना की गई, और जनसंघ ही आगे चलकर क्या रूप बन गई? भारतीय जनता पार्टी। तो 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई। याद रखिएगा दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक व लोकतांत्रिक जो राजनीतिक दल है वो आपका इस समय भारतीय जनता पार्टी है। याद रखेंगे 6 अप्रैल 1980। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका एक और क्वेश्चन, क्या कहा गया है? इसरो द्वारा किस तिथि को सूर्य का अध्ययन के लिए आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया? दोस्तों इसरो द्वारा जो आदित्य L1 मिशन लॉन्च हुआ, ये कब हुआ है? आपके ऑप्शन है 23 अगस्त 2023, 15 अगस्त 2023, 2 सितंबर 2023 और 14 अगस्त 2023। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, 2 सितंबर 2023 को इसरो ने आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया है, और आदित्य L1 जो है भारत का पहला सोलर मिशन है। याद रखिएगा, पूछा जाता है तो आप इसको बता सकते हैं। क्लियर दोस्तों? अच्छा, कमेंट में लिख के बताइएगा कि आदित्य L1 मिशन को ले जाने वाले रॉकेट का नाम क्या था? कौन से रॉकेट के द्वारा ये लॉन्च किया गया था? ये कमेंट में लिख के बताइएगा। अच्छा, इसरो की हम बात करें तो इसरो कब बना था? दोस्तों इसरो की स्थापना हुई थी कब? 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई है। तो ये आप याद रखिएगा, 15 अगस्त 1969। और इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलोर में। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भारत की स्पेस सिटी, भारत की सिलिकॉन वैली, ये सारे बेंगलोर के नाम है। तो इसरो ने आदित्य L1 मिशन कब लॉन्च किया था? 2 सितंबर 2023। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक और क्वेश्चन आपके लिए,
विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? तो जीएसटी को बनाने वाला भारत का पहला राज्य जिसने जीएसटी को अपनाया वो कौन था? सही जवाब होगा आपका पहले ऑप्शन है आपके बिहार, यूपी, असम या केरल। सही जवाब है आपका ऑप्शन सी असम। असम भारत का पहला राज्य था जिसने अपनी विधानसभा में जो जीएसटी कानून था वो पारित किया था। अच्छा, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू हुआ। और दुनिया में सबसे पहला जीएसटी बनाने वाला देश कौन सा था? तो वो था फ्रांस। जीएसटी को लागू करने वाला दुनिया का प्रथम देश फ्रांस था। 1954 में फ्रांस जीएसटी को लागू करने वाला प्रथम देश बना था। जीएसटी कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। भारत में कौन सी समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? तो विजय केलकर समिति बनी थी जीएसटी के लिए। क्लियर, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, एक और प्रश्न, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आज की क्लास में, तो आप बने रहिएगा। मॉरिशस देश की राजधानी क्या है? मॉरिशस देश की राजधानी आपके ऑप्शन है किगाली, डकार, त्रिपोली या पोर्ट लुइस। सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन डी पोर्ट लुइस। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है, ये आप याद रखना। किगाली किसकी है? रवांडा। रवांडा की राजधानी है किगाली। सेनेगल की राजधानी है डकार। सेनेगल की राजधानी डकार है। और त्रिपोली किसकी है? लीबिया। लीबिया की राजधानी है त्रिपोली। क्लियर, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है तो ये भी आपको याद रखना है। मॉरिशस की राजभाषा हिंदी है, हिंदी बोली जाती है यहाँ पे। क्लियर, नेक्स्ट प्रश्न, एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। स्पीड ज़्यादा हो रही है, कम करते हैं। क्या है पहला, एक और क्वेश्चन, किसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। योर ऑप्शन इज श्री सतीश धवन, विक्रम साराभाई, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा एंड लास्ट ऑप्शन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसको माना जाता है? सही जवाब क्या होगा? विक्रम साराभाई। ऑप्शन बी, विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना गया है। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ याद रखना, जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था उसमें जो लैंडर था वो उसका नाम विक्रम लैंडर रखा गया था, इन्हीं के सम्मान में रखा गया है। अच्छा, होमी जहांगीर भाभा भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक हैं। ठीक है, और अब्दुल कलाम भारत में मिसाइल कार्यक्रम के जनक हैं। तो ये आप याद रखना, भारत में मिसाइल कार्यक्रम के जनक अब्दुल कलाम और होमी जहांगीर भाभा परमाणु कार्यक्रम के जनक हैं। क्लियर, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। वर्तमान में 500 रुपये के मुद्रा नोट का साइज कितना है? वाह वाह, एक और मज़ेदार क्वेश्चन। 500 रुपये के मुद्रा नोट का साइज आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 66 × 115 mm, 66 × 150 mm, mm मतलब मिलीमीटर, 66 × 150 mm और 66 × 150 mm। कमेंट में लिख के बताइए इस नोट का साइज़ कितना है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी 66 mm × 150 mm। ये साइज़ आप याद रखिएगा, पूछा जाता है। अच्छा, भारत में मुद्रा का जो मतलब मुद्रा छापने का काम किसका होता है? RBI का। क्या 1 रुपये का नोट भी RBI छापता है? तो नहीं, RBI 1 रुपये का नोट नहीं छापता। 1 रुपये का नोट भारत का जो वित्त मंत्रालय है वो जारी करता है, जिस पर वित्त सचिव के साइन होते हैं। RBI 2 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का नोट छाप सकता है। याद रखिएगा, 500 रुपये के नोट का साइज 66 × 150 mm होता है, ये आप याद रखें। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी जो 2000 रुपये का नोट है ये चलन से बंद हो गया सितंबर में, तो 66 × 166 mm इसकी साइज़ थी। ये साइज़ आपको याद रखनी है, आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, क्या आपको पता है कि भारत में लास्ट टाइम नोटबंदी कब हुई थी? 8 नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016 को भारत में लास्ट टाइम नोटबंदी की गई थी, विमुद्रीकरण किया गया था। 1000 और 500 के नोट इसमें बंद हो गए थे, तो ये आप याद रखिएगा। क्लियर, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका सही होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहा गया दोस्तों? चेक गणराज्य की मुद्रा है। चेक गणराज्य की मुद्रा, ऑप्शन है पीसो, कोरोना, क्रॉन या यूरो। सही जवाब क्या होगा? क्रॉन। बिल्कुल गलत आंसर है इसका। चेक गणराज्य की मुद्रा क्या है? कोरोना। ऑप्शन डी या बी? ऑप्शन बी इसका सही जवाब। कोरोना चेक गणराज्य की मुद्रा का नाम है। अच्छा, चेक गणराज्य की राजधानी क्या? प्राग। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है। अच्छा, कभी आपने चप्पल की एक ब्रांड का नाम सुना था? बाटा। बाटा, बाटा किस देश की कंपनी है? तो बाटा इंडिया की कंपनी नहीं है, बाटा इसी देश की कंपनी है। चप्पलों की जो या शूज बनाने वाली कंपनी की ब्रांड है बाटा, वो चेक गणराज्य की कंपनी है, याद रखना। चेक गणराज्य की मुद्रा क्या है फिर? कोरोना। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन
एक और टफ क्वेश्चन आपके लिए, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क करता हूँ, नोट कीजिएगा अपनी नोटबुक में। वन लाइफ इज़ नॉट एनफ किसकी आत्मकथा है? आपके ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, प्रणब मुखर्जी, पी चिदम्बरम या के नटवर सिंह। के नटवर सिंह। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल गलत जवाब है, प्रणब मुखर्जी इसका सही आंसर नहीं है। सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी के नटवर सिंह, भारत के पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता के नटवर सिंह की आत्मकथा, वन लाइफ इज़ नॉट एनफ। वन लाइफ इज़ नॉट एनफ, के नटवर सिंह। अच्छा, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगी, कहाँ पर होगी कन्फ्यूजन? कन्फ्यूजन होगी जब क्वेश्चन आएगा सेंचुरी इज़ नॉट एनफ। सेंचुरी इज़ नॉट एनफ किसकी आत्मकथा है? समझ रहे हो ना? सेंचुरी इज़ नॉट एनफ और वन लाइफ इज़ नॉट एनफ कुछ कुछ सेम लग रहा है ना। सेंचुरी इज़ नॉट एनफ सौरभ गांगुली की आत्मकथा है, भारत के महान कप्तान, महान क्रिकेटर सौरभ गांगुली की आत्मकथा है सेंचुरी इज़ नॉट एनफ। और वन लाइफ इज़ नॉट एनफ के नटवर सिंह, ऑप्शन डी। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक और टफ क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश पुलिस का सोशल मीडिया कमांड एवं अनुसंधान केंद्र किस शहर में है? उत्तर प्रदेश पुलिस का सोशल मीडिया कमांड एवं अनुसंधान केंद्र, आपके ऑप्शन है बरेली, मुरादाबाद, नोएडा या मेरठ। सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मेरठ। कर्मभूमि मेरठ, वर्तमान में मेरठ से ही मैं लाइव हूँ, तो ये आप याद रखिएगा, मेरठ इसका सही आंसर है। मेरठ को उत्तर प्रदेश की स्पोर्ट सिटी कहा जाता है। मेरठ उत्तर प्रदेश में खेलों के लिए प्रसिद्ध है, खेल का सामान, सूरजकुंड मार्केट यहाँ की बहुत फेमस है स्पोर्ट के लिए, तो ये सब आप याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का सोशल मीडिया कमांड एवं अनुसंधान केंद्र मेरठ में है, याद रखेंगे दोस्तों। अच्छा, फिर मुरादाबाद में क्या है? डॉक्टर अंबेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी ये मुरादाबाद में है, अपनी जन्मस्थली मुरादाबाद, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये मुरादाबाद में पीली कोठी के पास में पड़ती है, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद, और उत्तर प्रदेश पुलिस का सोशल मीडिया कमांड अनुसंधान केंद्र ये मेरठ में है, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अच्छा, क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो आदर्श वाक्य वो क्या है? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का ये जो ध्येय वाक्य है वो है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, याद रखेंगे दोस्तों, पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पुलिस का सोशल मीडिया कमांड अनुसंधान केंद्र मेरठ में। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, एक और टफ क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है, खैर बता देंगे आप, मेरे स्टूडेंट है तो। जनसंख्या के सांख्यिकीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है डेमोग्राफी, बायोग्राफी, साइकोबायोलॉजी या कैलीग्राफी। जनसंख्या के सांख्यिकीय अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए डेमोग्राफी। अच्छा, कैलीग्राफी क्या होता है? तो कैलीग्राफी होता है सुंदर लिखने की कला, सुंदर लिखने की कला कैलीग्राफी होता है, तो ये आप याद रखना, सुंदर लिखने की कला कैलीग्राफी, ठीक है। तो जनसंख्या का सांख्यिकी अध्ययन डेमोग्राफी। 11 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, 11 जुलाई। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश अपराध अनुसंधान विभाग की स्थापना कब की गई? ये टफ क्वेश्चन है आपके लिए, वाकई में टफ क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश अपराध अनुसंधान विभाग की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है 1887, 1865, 1885, 1888। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, 1888 में उत्तर प्रदेश अपराध अनुसंधान विभाग की स्थापना की गई थी, ऑप्शन डी। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, शांति सैनिकों को डैग हैमरजोल्ड पदक किसके द्वारा दिया जाता है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आप शायद आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो ये क्वेश्चन, शांति सैनिकों को डैग हैमरजोल्ड पदक किसके द्वारा मिलता है? आपके ऑप्शन है विश्व मानव अधिकार संगठन द्वारा, नॉर्वे की संसद द्वारा, एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा या संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो पदक है, ये जो सम्मान है, ये उन सैनिकों को दिया जाता है जो शांति बहाली के लिए यूएनओ के ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, ठीक है। और इसकी एक शर्त है कि ये जो पदक है डैग हैमरजोल्ड पदक, ये मरणोपरांत ही दिया जाता है उन 20 सिपाहियों को जो शांति बहाली के दौरान अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। कौन देता है इसको? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यूएनओ। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे दूसरे नंबर के डैग हैमरजोल्ड, उनके सम्मान में ये पदक शुरू किया गया था जो शांति सैनिकों को दिया जाता है। डैग हैमरजोल्ड की डेथ हो जाती है एक विमान दुर्घटना में, तो ये आप याद रखिएगा, डैग हैमरजोल्ड मेडल शांति सैनिकों को शांति बहाली के लिए यूएन के ऑपरेशन को संचालित करने के लिए दिया जाता है, तो ये आप याद रखें।
ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। यूएनओ के द्वारा मिलता है डैग हैमरजोल्ड मेडल। क्लियर। अच्छा, यूएनओ कब बना था? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945। यूएनओ की कितनी भाषाएं हैं? 6। कौन कौन सी? अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी, चाइनीज और रूसी। याद रखिएगा 6 भाषाएं हैं, 6 में काम होता है। क्लियर। अच्छा, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। कौन से द्वीप पर? मैनहट्टन द्वीप पर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न, तो इसका सही जवाब क्या होगा? अच्छा, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें और इसको कहीं नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, पहला बार आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे, नोट कीजिएगा। डैग हैमरजोल्ड मेडल कौन देता है? यूएनओ देता है। किसको मिलेगा? शांति सैनिकों को मिलता है, मरणोपरांत मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न, अच्छा नॉर्वे की संसद का नाम क्या है? स्टॉर्टिंग। नॉर्वे की संसद का नाम स्टॉर्टिंग है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर एक और मजेदार क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की टैगलाइन है, आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश विविधताओं का देश, पधारो महारे उत्तर प्रदेश में। अगला ऑप्शन है यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। नेक्स्ट, अतुल्य उत्तर प्रदेश। सही जवाब कौन सा होगा? अतुल्य उत्तर प्रदेश बिल्कुल गलत जवाब है। कौन सा होगा फिर? ऑप्शन सी, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की टैगलाइन है। याद रखिएगा दोस्तों। क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को होता है? उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। अच्छा, यूपी का एरिया कितना है? 240,928 240,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का एरिया है। याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जाता है। क्लियर। तो उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की टैगलाइन है, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक और मजेदार क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? नाबार्ड भारत में कृषि और ग्रामीण विकास को लोन देने वाली एक वित्तीय संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, 12 जुलाई 1982 को बना था नाबार्ड। किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है नाबार्ड? वित्त मंत्रालय के अधीन नाबार्ड कार्य करता है। और नाबार्ड का मुख्यालय किस शहर में है? तो सपनों का शहर कहे जाने वाले मुंबई में नाबार्ड का मुख्यालय है। याद रखिएगा दोस्तों, नाबार्ड भारत में कृषि और ग्रामीण विकास को वित्त पोषित करने वाली एक संस्था है। किस मंत्रालय के अधीन? वित्त मंत्रालय के अधीन। क्या आपको पता है कि नाबार्ड जो है ये किस समिति की सिफारिश पे बना था? शिवरमन समिति। शिवरमन समिति की सिफारिश पे बना था नाबार्ड। क्लियर। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्लियर। याद रखिएगा 12 जुलाई 1982। यहाँ पे लिखा गया 1 अप्रैल 1935। भारत का जो केंद्रीय बैंक आरबीआई है कब बना था? 1 अप्रैल 1935 को बना था। अच्छा, एसबीआई कब बना? 1 जुलाई 1955 को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था नाबार्ड 12 जुलाई 1982। नेक्स्ट प्रश्न, एक और दिलचस्प क्वेश्चन, दर्राटे काट दिए भाई। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र किस शहर में है? ऑप्शन है नई दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु या तिरुवनंतपुरम। राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र इसरो का केंद्र है। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, हैदराबाद। हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र। क्या आपको पता है कि भारत में पर्ल सिटी किसको बोलते हैं? पर्ल सिटी। मोतियों का शहर किसको कहा जाता है? हैदराबाद। चार मीनार की नगरी हैदराबाद। कौन सी नदी बहती है? ये तो अब मैंने कई बार बता दिया ना, मूसी नदी ये बहती है आपकी, ये हैदराबाद में। तो राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र हैदराबाद में स्थित है। ऑपरेशन पोलो तो याद होगा ना, ऑपरेशन पोलो पढ़ाए थे आपको, हाँ याद रखना। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद 1948 में चलाया गया था। क्लियर, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है आपका बेंगलुरु। बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु। नई दिल्ली में डीआरडीओ का मुख्यालय है। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 2 अक्टूबर, 21 दिसंबर, 4 जनवरी या 24 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब होता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, 24 जनवरी। जब उत्तर प्रदेश दिवस होता है उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, 24 जनवरी को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, भारत में शिक्षा दिवस कब होता है? 11 नवंबर को। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। याद रखना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। क्लियर। चलिए, तो दोस्तों ये था आज का सुपर मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको बहुत मज़ेदार लगा होगा, बहुत कुछ नई चीज़ें आपको जानने को मिली होंगी जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो आप ऐसे ही मॉक टेस्ट के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक लाइक तो बनता है फिर, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइबर का टारगेट है जनवरी में 2000 प्लस सब्सक्राइबर मुझे करने हैं अपने, ताकि मैं अपना टारगेट पूरा कर सकूँ। तो मेरे साथ बने रहिएगा। मिलता हूँ फिर अगले मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।